स्टॉप करो। पेज नंबर कौन है? रिपीट कौन कर रहा है? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। साइकोलॉजी का हमारा चैप्टर है, चैप्टर 8 हमारा स्टार्ट हो गया आज से। डिफेंस मैकेनिज्म है मेंटल मैकेनिज्म, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स और क्लासिफिकेशन। एक ही बात है, टाइप और क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म को समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफेंस क्या होता है ना। तो डिफेंस हम समझ लेते हैं पहले उसके बारे में कि व्हाट इज डिफेंस। डिफेंस क्या होता है? कुछ भी हमारे ऊपर खतरा आ रहा है तो उससे हम खुद को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को फिजिकली उससे प्रिवेंट करना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफेंस। अपने आप को बचाना, उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, प्रिवेंट करना। जैसे कि आपको पत्थर फेंक के मार रहे हैं तो आप क्या करो? अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए वहां से भाग रहे हो या अपने आगे कुछ लगा ले रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं? अपने आप को आप प्रिवेंट कर रहे हो। जैसे आपके सामने ऐसे कर हम कुछ पत्थर या कोई चीज मारते हैं तो आइस क्या होती है? आइस की जो ब्लिंक होती है, आई बॉल आपकी क्लोज हो जाती है ना। ऐसे करके हम कुछ करेंगे तो अच्छा, मतलब वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी क्या होता है? आइस की जो है आपकी वो मसल्स क्लोज हो जाती है, तो वो क्या कर रही है? अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी चीज से जो डेंजर्स आ रहे, खतरा आ रहे, जिस चीज से हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ये क्या हो गया? फिजिकल हो गया डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को बचाव करना, राइट। ये इसको क्या बोलते हैं हम? डिफेंस। अब साइकोलॉजी में देख लेते हैं फिर डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे साइकोलॉजी हो उसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज से लेकर के। तो कोई भी हम सिचुएशन में है, कोई भी वर्स्ट कंडीशन आ रही है, किसी भी हम सिचुएशन में है, तो सबसे पहले क्या होता है? हमको एंजाइटी होती है, फियर होता है और हमको रिग्रेशन होता है। तो उस कंडीशन में टेंशन होने लगता है, रिग्रेशन होता है और हमको क्या होता है? फियर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? बॉडी हमारी अलग अलग प्रकार के क्या करती है? रिएक्शन देना शुरू करती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ उसके पॉजिटिव टाइप्स होते हैं, कुछ इसके नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव में आ जाता है आपका रेशनलाइजेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, सब सब लिमिटेशन है, कंपेंसेशन है, डिनाइल है, अनडूइंग है, आइडेंटिफिकेशन है और इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो ऐसे करके कुछ नेगेटिव है, रिएक्शन फॉर्मेशन, सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, विड्रॉवल, कन्वर्जन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन और डिसएसोसिएशन। कुछ भी हम ऐसे सिचुएशंस में आ गए हैं, है ना, थ्रेटनिंग सिचुएशन में आ गए, बॉडी अपने आप को क्या रहती है? मेंटली भी एज वेल एज फिजिकली भी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे आपसे कोई चीज़ गलती हो गई तो आप क्या करते हो? अपनी गलती को छुपाने के लिए ब्लेम किसी और पर डाल देते हो, किसी सिचुएशन पर या किसी चीज़ पर डाल देते हो, है ना। कि भाई हमने बोला लेट क्यों आए, तो बोले ट्रेन लेट हो गई थी, ट्रेन मिस हो गई, है ना, जल्दी सो के नहीं उठी। तो ये क्या हो गया? अपनी गलती छुपाने के लिए हमने क्या किया? अपने आप को डिफेंस किया, प्रोटेक्ट किया, उसका किसी और पर डाल दिया। स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गए तो ब्लेम किस पे डाल दिया? टीचर पे, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, है ना, जबकि ध्यान से हमने ही नहीं पढ़ा, है ना। तो ये क्या होता है? अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी दूसरे को उसके ऊपर दोष देना, या अलग अलग तरीके से है, एक एक करके हम इस सब के बारे में समझने वाले हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जो डिफेंस मैकेनिज्म आपका टर्म है, इसको सिगमंड फ्रूड ने इसको प्रपोज किया था, सिगमंड फ्रूड ने इसको दिया था, राइट। उसके बाद इन्होंने दिया तो था और इनकी कुछ समय बाद डेथ हो गई, तो इन्होंने इसको इतना एलोबरेट नहीं कर पाए। उसके बाद एक एनए साइंटिस्ट थे, एना फ्रूड ने क्या किया? बाद में इसको और एलोबरेट किया इसको और आगे बढ़ाया। तो इन्होंने फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरीज वगैरह दी, इसका क्लासिफिकेशन दिया, इंट्रोडक्शन दिया। तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म टर्म हिंदी में पीपीटी वगैरह बनाया है तो और अच्छे से हम उसको समझ लेते हैं ना। डिफेंस मैकेनिज्म टर्म का प्रयोग सर्वप्रथम सिगमंड फ्रूड ने किया था। डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटल मैकेनिज्म भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? मेंटल मैकेनिज्म ही कहते हैं। इसका सबसे पहले जो यूज किया था, डिस्कवर किया था, वो किसने किया था? सिगमंड फ्रूड ने। सिगमंड फ्रूड ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, बाद में फिर इसको किसने एलोबरेट किया?
ANN फ्रूट। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म है एक एडजस्टमेंट का तरीका है जिसके द्वारा पर्सन किसी भी सिचुएशन के कारण उत्पन्न स्ट्रेस और टेंशन को कम करता है। कोई भी हम सिचुएशन में फंस गए, किसी भी कंडीशन में हम हैं और कंडीशन की वजह से हमको टेंशन और स्ट्रेस हो रहा है, अब हम उसको कम करना है। तो स्ट्रेस और टेंशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी मेंटली लेवल पर और फिजिकल लेवल पर उससे डिफेंस करती है, उसको कम करने की कोशिश करती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, हमसे कोई गलती हो गई तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट नहीं करते है ना, हमने उसका ब्लेम किसी चीज पर, किसी थिंग पर या किसी पर्सन पर डाल दिया कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। जैसे आप नर्सिंग स्टाफ हो, आपने नर्सिंग के ड्यूटी कर रहे तो उस समय पर उस दौरान कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ गलती कर दी, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आपने किसी और पर ब्लेम डाल दिया कि इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो गया। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिएक्शन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। आ रहे समझ? ये इसका इंट्रोडक्शन है डिफेंस मैकेनिज्म का। हम जब भी ऐसी कोई कंडीशन में फंस जाते हैं, सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को डिफेंस करने के लिए जो हम रिएक्शन करते हैं, जो हम रिएक्शन देते हैं उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। एंजाइटी और स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। डेफिनेशन इसका, डिफेंस मैकेनिज्म में पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू विच इंडिविजुअल रिलीफ और decrease anxiety is caused by an uncomfortable situation that threaten self esteem। कोई भी पर्सन है वो ऐसी कोई भी कंडीशन में, कोई भी ऐसे पैटर्न में फंस गया है जहाँ से उसको क्या हो रहा है, कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल हो गया, उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है और एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी और अनकंफर्टेबल को, टेंशन को रिलीज करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीजें मतलब रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। फिर दूसरा डेफिनेशन है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑपरेटिंग डिवाइस टू कीप conflictual issues out of conscious of individual to bring some protective measures। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कॉन्शियसली भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी आप इसको ऑपरेटिव हो सकता है ना। कॉन्शियसली कैसे, आप जानबूझकर कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली मतलब आप नहीं जानबूझकर भी नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट वो चीज़ें हो जा रहा है ना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली, जैसे अब आपको भाई कई बार आप जानबूझ करके ब्लेम डाल दिया, कई बार जैसे अचानक से कोई चीज़ हो गई तो आपको उसमें कंट्रोल नहीं है, पर आप उस चीज़ को वहाँ से स्केप करना चाह रहे हो या वहाँ से आप भागना चाह रहे हैं। जैसे हमने एक इमोशन में भी देखा था, डॉग वाला एग्जाम्पल, तो उस चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट्री हो रहा था, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो एक तो ये कॉन्शियस लेवल पर भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी। कॉन्शियस मतलब आप जानबूझकर उसको रिएक्ट करना, और अनकॉन्शियसली मतलब आपको उस चीज़ से अनजाने में वो चीज़ हो जाना। ठीक है, अगला डेफिनेशन है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर लर्न यूजुअली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड आर कंसिडर टू बी maladaptive when they become the predominant means of coping with stressor। Ego defense mechanisms are learned usually during the childhood and considered to maladaptive when they become predominant means coping with stressor। ये क्या होता है, हमको अर्ली चाइल्डहुड होता है तब भी हम इसको लर्न करते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को, कैसे हम इससे डिफेंस करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे हैं, हमने घर में चोरी कर ली है ना, जस्ट एग्जांपल, और हमको फिर मम्मी पापा ने चोरी करते पकड़ लिया, तो हम क्या बोलते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमने चोरी नहीं की है ना, हम क्या बोलते हैं, नहीं की। तो कोई भी चोर को चोरी करके वो पकड़ेगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने चोरी की है, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ रीज़न बताएगा कि मैंने इस वजह से चोरी की, मेरे पास खाने को नहीं था, या मैं चोरी करके गरीबों को दान करता हूँ है ना। तो इस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए बहाने बनाएगा, अलग अलग टाइप से रिएक्ट करेगा सिचुएशन पर। तो इसी को हम बोलते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म। आया समझ? अभी नहीं आ रहा है क्या? समझ नहीं आया? तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, आपने इंट्राकैथ गलत डाल दिया,
ठीक है। और आप क्या बोलोगे, बाद में सीनियर आ गया आपका, आपको डांटने लगेगा, है ना, आपको बोलेगा, है ना, आपको फायर कर देगा जॉब से। तो अब ये तो छोटा गलती हो गया, कुछ और बड़ा गलती मान के चलते हैं, पेशेंट मर गया आपकी वजह से, जस्ट सपोज दैट। तो आप डायरेक्ट एक्सेप्ट तो नहीं करोगे कि मैंने इसको गलत इंजेक्शन दिया इसके लिए पेशेंट मर गया, करोगे क्या? नहीं करोगे। तो क्या बोलोगे कि कुछ और रीजन निकालोगे कि ये ऐसा हो गया, वैसा हुआ, ये वो करके कुछ ना कुछ वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंस मीन्स अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बचाना, है ना। तो अपने आप को बचाने के लिए वो रिएक्ट करोगे, कुछ बहाने बनाओगे कि ये गलती हो गई थी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसकी वजह से ये चीज़ हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो मेंटली आपने जो चीज़ की, जैसे आगे हम और इसमें समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इसके डिवीजन में क्या क्या है। तो है ना, तो अभी सिर्फ इतना समझो कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बचाना। जैसे हमने गलती कर ली, आप कोई ऐसी सिचुएशन पर हो जो थ्रेटनिंग सिचुएशन है, मतलब आपके लिए हानिकारक सिचुएशन है, जो कि आगे आ जाओ, तुमको समझ नहीं आ रहा हो तो इधर आगे आके बैठ जाओ इधर दोनों। क्या हो रहा था अभी, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेंजर सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें मतलब उसको रिएक्ट करते हैं, वो क्या हो गया हमारा मेंटल मैकेनिज्म। दूसरी चीज आ जाती है टू डील विद द माइनर हर्ट, पेन, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस एंड सेल्फ डेब्यूलेशन। अपने आप को यदि हम बता देंगे कि ऐसा हो गया, मेरे से गलती हो गई, अपना एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को, एक सेल्फ स्टीम कम हो जाएगा, अपने आप को थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा। जैसे हमसे भाई कोई काम नहीं आ रहा और हमने बोल दिया कि नहीं मेरे को नहीं आ रहा है ना, तो या मैंने गलत कर दिया, तो हम बोलेंगे उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ स्टीम हमारी कम हो जाएगी, हमको नीचे देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ बहाना वगैरह बना देते हैं वहाँ पर कि नहीं नहीं इसकी वजह से ऐसा हो गया, है ना। क्या वो एक कहावत आती है हमारी हिंदी में कि नाच न जाने और आंगन टेढ़ा, है ना। तो नाचना अपने को ही नहीं आ रहा, बोल दिया कि आंगन टेढ़ा है ना। तो ये वो इसको मान के चलो, है ना। जैसे एक लोमड़ी रहती है, तो लोमड़ी क्या करती है, अंगूर खाने के लिए जाती है, वो बार बार कोशिश करती है पर अंगूर को कैच नहीं कर पाती, है ना। ग्रेप्स के जो गुच्छे होते हैं पेड़ से, बाद में बोल देती है, उसके साथ वाली पूछते हैं भाई अंगूर क्यों नहीं खा भाई, क्यों नहीं खाए अंगूर, तो बोल देती है कि अंगूर खट्टे थे इसके लिए मैंने अंगूर नहीं खाई, है ना। जबकि वो खाई नहीं पा रही थी अंगूर, है ना। तो उससे हुआ नहीं, मतलब वो तो उसने बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं इसके लिए मुझे नहीं खाना अंगूर, समझ रहे हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कुछ भी रिएक्शन करना, कुछ बहाने बना देना, ये हो गया आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। कोई भी डेंजर सिचुएशन में है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी होगा, सेल्फ डेविएशन होगा, फेयर होगा, तो रिमूविंग एंजाइटी एंड हर्ट, है ना। आपको क्या होगा, हर्ट होगा, उसकी वजह से एंजाइटी होगी, इसके लिए आप इसको करते हो, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ताकि आप नॉर्मल उसमें एडजस्ट हो जाओ, है ना। तो डेफिनेशन हमने देख लिया, एक डेफिनेशन और समझ लेते हैं। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म आर लर्न यूजुअली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ये हो गया। अभी इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, फिर देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक, और फिर लास्ट में इसके टाइप्स। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन, इंडिविजुअल को, पर्सन को डेंजर सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो हो गया हमारा मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म। मोबाइल पर ही भेजा हुआ है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी आप डेंजर सिचुएशन में हो तो वहाँ अपने आप को आपको बचाना पड़ेगा, है ना। इधर फिजिकली भी हो गया और मेंटली भी, दोनों तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप रास्ते से जा रहे हैं तो और अचानक से आपको रास्ते में सांप दिख गया, है ना, तो आप वहाँ से जल्दी से भागोगे। या रास्ते में आपको शेर दिख गया, कुत्ता दिख गया, वो आपके पीछे दौड़ गया पागल, तो आपको वहाँ से भागना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया आपका मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म। टू डील विद द माइनर हर्ट, पेन, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस एंड सेल्फ डेप्यूलेशन, है ना। इसमें क्या होगा, टू डील किस करने के लिए, आपका माइनर हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, किसी भी चीज़ की वजह से आप, जैसे आप इंट्रागेल लगा रहे हो, 4 बार 3 बार लगाया पर नहीं लग रहा है, तो अपने आप में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, एंजाइटी होता है, अपने आप में थोड़ा गुस्सा आता है, फियर होता है ना, सेल्फ स्टीम कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है।
तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बोलोगे कि भाई इंट्राकैच खराब है या बेंच नहीं मिल रहा है अच्छे से, है ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए आपका क्या हो गया, इसमें आपको हर्ट ना हो, है ना, पेन ना हो, आपको खुद को एंजाइटी ना हो, सामने वाले को अच्छा लगे, उसकी वजह से रिमूविंग एंजाइटी एंड हर्ट। अदर फंक्शन में क्या आ जाएगा, रिमूविंग एंजाइटी एंड हर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये इसके 3 फंक्शन हो गए। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, द पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज टू रिड्यूस एंजाइटी। क्या इसका पर्पस हो सकता है? एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, आपको यदि कुछ आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको ऑब्वियसली बात है एंजाइटी होगी, तो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए आप कुछ ना कुछ वहाँ पर बहाना बना लोगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल अभी दिया था कि भाई एग्जाम में फेल हो गए, तो अब डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे कि मैंने फिर पढ़ाई नहीं करी, है ना कुछ उधर हमको रिएक्शन देना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा आ जाता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म आर कंप्रोमाइज सिचुएशन। जो सिचुएशन उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेना, या जो हमको एक्चुअल में जो चीज़ चाहिए थी उससे हमको क्या कर सकते हैं, उसमें एडजस्ट कर लेना, है ना, एडजस्टमेंट करके चलो अब ये नहीं तो ये सही, कंप्रोमाइज कर लेना। द पैटर्न ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म डिपेंड ऑन द एबिलिटी। जो इसका पैटर्न है वो डिफेंस मैकेनिज्म का किस पे डिपेंड करता है, आपकी एबिलिटी पर। द सम इंडिविजुअल में यूज वेरिड मैकेनिज्म ऐसे एज पर हिज नीड। इंडिविजुअल अपनी नीड के हिसाब से अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म कर सकते हैं। द सेम हो गए डिफेंस मैकेनिज्म में बी यूज कॉन्शियसली बट यूजुअली एक्ट अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल। डिफेंस जो मैकेनिज्म होता है यूजुअली हम इसको कैसे यूज करते हैं, कॉन्शियसली भी, बट कुछ में एक्ट जो कैसे करता है, कुछ हद तक इसका एक्ट होता है अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर भी होता है। डिफेंस मैकेनिज्म आर हेल्दी व्हेन, कैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप घर में हो और घर में आपके आग लग गई है ना, तो अब आग लग गई तो आप कॉन्शियसली नहीं करोगे, है ना, उसके लिए सर्च नहीं करोगे यूट्यूब पे कि घर में आग लग गई है, घर से बाहर कैसे बचूं, है ना, कैसे भागूं। आप फटाफट दरवाजा तोड़ोगे, खिड़की तोड़ोगे और कूद के बाहर निकल जाओगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी की जगह कोई और सिचुएशन हो तो यूट्यूब देखोगे, गूगल देखोगे, चीज़ों को सर्च करोगे, तो आपने फटाक से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एक्शन लिया, डिसीजन लिया और आपको जान बचा के भागना है ना। तो अपने आप को आपने प्रोटेक्ट किया, डिफेंड किया। डिफेंस मैकेनिज्म आर हेल्दी व्हेन वन यूज देम फ्रीक्वेंटली। डिफेंस मैकेनिज्म आपका हेल्दी हो सकता है जब आप उसको वन यूज देम फ्रीक्वेंटली, यदि आप यूज कर रहे हो तो। इज एबल टू फॉर्म न्यू एक्सेप्टेबल बिहेवियर। इसकी वजह से क्या होता है, आपको एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर को आप फॉर्म कर सकते हो। इज एबल टू चेंज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पॉजिटिवली। जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसको भी आप पॉजिटिवली चेंज कर सकते हो। इज एबल टू मॉडिफाई हिट नीड। जो आपकी नीड है उसको भी आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। यूजेस मैकेनिज्म लाइक रेशनलाइजेशन, sublimination, compensation, etc. Defense mechanisms are usually when do not develop ability to change or modify one's abnormal behavior. ये अनहेल्दी कब होता है, अभी हमने ये पॉइंट डिस्कस किए, इसमें क्या हो रहा था, हमारा हेल्दी हमारे लिए हेल्पफुल था। अब अनहेल्दी कब हो रहा है, कौन कौन से पॉइंट हैं? डू नॉट डेवलप एबिलिटी टू चेंज और मॉडिफाई वंस एबनॉर्मल बिहेवियर। जो आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है, आप उसको एबिलिटी नहीं है उसको चेंज करने का या उसको मॉडिफाई करने का, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, ये अनहेल्दी हो सकता है। और रिट्रीट फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रियलिटी। जो प्रॉब्लम उनको आपको रियलिटी के हिसाब से ट्रीट नहीं करना, जैसा वो है उनको एक्सेप्ट नहीं करना। रिपीटेडली यूजेस द स्पेसिफिक मैकेनिज्म दैट में इंटरफेयर विथ मेंटेनेंस ऑफ द सेल्फ इमेज। रिपीटेडली यूज द स्पेसिफिक मैकेनिज्म दैट में इंटरफेयर विथ मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ इमेज। एग्जाम्पल, undoing are repeatedly offers excuse but keep making the same mistake। आप बार बार क्या कर रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो पर वही मिस्टेक को फिर से रिपीट करते जा रहे हो ना, तो फिर क्या होगा, ये आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। एक दो बार हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी बहाने बना करके, पर हर बार हम वही चीज़ फॉलो नहीं कर सकते।
यूजेस मैकेनिज्म लाइक रिग्रेशन, डिनाइल और प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव में हमने इधर देखा ये जो साइट इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड के जो है सब नेगेटिव में आते हैं ना। तो सबसे पहले आता है आपका पॉजिटिव में, देख लेते हैं हम रेशनलाइजेशन, हिंदी मीनिंग होता है इसका युक्तिकरण। इसमें पर्सन झूठे तर्क देकर अपने द्वारा किए गए कार्य को उचित ठहराने का प्रयास करता है ना। मतलब इसमें जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो क्या करेगा, झूठ बोल करके, झूठे तर्क लॉजिक दे करके अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा और अपने आप को सही साबित करने की उसमें प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। एग्जाम्पल आएगा इसमें, एक कहानी में लोमड़ी बाग में लगे अंगूर खाने का प्रयास करती है, परंतु असफल रहने पर अंत में अंगूर खट्टे का व्यंग देती है। एक लोमड़ी है, वो बगीचे में अंगूर खाना चाह रही है पर वो खा नहीं पाई, है ना, ऊपर थे या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो बाद में क्या रीजन देती है वो, उसकी फ्रेंड ने पूछा अंगूर क्यों नहीं खाया, तो बोली अंगूर खट्टे हैं। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, नाचने नहीं आ रहा, बोल रहे हैं आंगन टेढ़ा है। दूसरा उदाहरण है, किसी लड़की द्वारा प्रेम प्रस्ताव, हाँ, किसी लड़की द्वारा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करने पर लड़का तर्क देता है, चलो अच्छा है लड़की में कोई खास सुंदर नहीं थी, है ना। जैसे कोई लड़की को हमने प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया या छोड़ के चली गई, तो फिर उसके फ्रेंड क्या बोलते हैं लड़की के कि चलो जाने दो, वो तेरे लायक नहीं थी, है ना। ऐसा करके हम जनरली बोलते हैं तेरे लायक नहीं था, कोई और अच्छा मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपने आप को सही साबित करने के लिए हमने झूठा तर्क दे दिया। फिर सेकंड हमारा है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का हिंदी मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति, नुकसान का भरपाई। कोई हमारे ओर से नुकसान हो गया, उसको फुलफिल करना, कंपेंसेशन। लिखते चलो उसमें कौन कौन सा बताया। रेशनलाइजेशन हो गया, सेकंड हमारा कंपेंसेशन। कंपेंसेशन में क्या आता है, जो भी हमारे द्वारा कोई नुकसान हो गया उसको फुलफिल करना, उसकी पूर्ति करना। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें पर्सन झूठे नहीं, ये हो गया। इसमें जब कोई पर्सन एक क्षेत्र में कमजोर होता है तो वह उसकी पूर्ति अन्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करके करता है। जैसे कि कोई एक चीज में क्या हो गया, वो अच्छा नहीं है ना। एग्जाम्पल के लिए कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो वो उसका कंपेंसेशन, उसका फुलफिलमेंट कैसे करके कर सकता है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है ना। तो वो वहाँ से अपनी जो वीकनेस है उसको कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि भाई, जैसे कोई लड़की दिखने में सुंदर नहीं है पर पढ़ने में होशियार है ना, तो वो अपने आप को कंपेंसेट उसने कर लिया, कोई दिखने में सुंदर है। तो जैसे एक हमारे कवि थे कालिदास, वो पढ़ने में अनपढ़ थे पर वो एक महान कवि बन गए, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे पर उन्होंने रामायण वगैरह का वो किया और अपने दोहे वगैरह लिखे, तो आज वो अच्छे बन गए। तो अपने आप को एक, मतलब आप एक चीज़ में बेटर नहीं हो तो आप दूसरी चीज़ में बेटर होकर अपने आप को कंपेंसेट कर सकते हो ना। आया समझ। जैसे कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है तो वो पढ़ाई में किसी और चीज़ में अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से अपने आप को कंपेंसेट करना। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है हिंदी में हमारा प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन सेकंड वाला इधर से, इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन रहता है वो अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता से बड़ा गोल डिसाइड कर लेता है और जब उसमें असफल हो जाता है फिर उसी की जगह कोई और सेलेक्ट कर लेता है। जैसे कि कोई एमबीबीएस का नीट का प्रिपरेशन कर रहा है एमबीबीएस करने के लिए, उससे एमबीबीएस फाइट नहीं हुआ तो वो सोचता है चलो बीएचएमएस या बीएमएस या नर्सिंग ही कर लेता हूँ। आए समझ। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट, मतलब इसका कोई दूसरा रास्ता अपनाना, उससे कोई थोड़ा छोटा कोर्स कर लेना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। आया समझ। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई भी पर्सन है उसने यदि अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा कुछ गोल सेट कर लिया है और वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको अचीव नहीं कर पा रहा है ना, उसमें फेल हो गया, नीट का उसने एग्जाम दिया, एक दो बार नहीं हो पा रहा है, तो वो सोचता है चलो अभी बीएचएमएस कर लेता हूँ, बीएमएस कर लेता हूँ, है एक ही फील्ड में, तो चलो कोई और ऑप्शन हम
करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से वो करता है। जैसे कोई नर्सिंग स्टूडेंट है तो उसने पीएमटी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयार कर रहा था, पर वो टेस्ट नहीं निकला, तो उसने सोचा चलो अभी प्राइवेट से एएनएम या जीएनएम हम कर लेते हैं। ये हो जाता है आपका सब्सटीट्यूशन में। सब्सटीट्यूट मतलब कोई दूसरा रास्ता अपनाना सेम फील्ड में। फिर आता है आपका कंपेंसेशन हो गया ना। दूसरा आपका रिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या आता है, जो आपकी इच्छा होती है उनको आपको दबाना, उनको कम कर लेना है ना। अपनी इच्छाओं का, अपनी भावनाओं जो होती है, फीलिंग्स होती हैं, उनको लिख नहीं पाया होगा, लिख लो, रिप्रेशन लिख लो। रिप्रेशन और एक आता है डिप्रेशन, है ना। डिप्रेशन में क्या होता है, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को क्या करना, दमित इच्छाओं को भूल जाना। जो हमारी अंदर से इच्छा थी कि यार ऐसा हमको ये चीज करना है ना, तो उनको क्या करना, भूल जाना। इसे सेलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। अनप्लेजेंट आइडियाज, नेचर और मेमोरी को भूलने की कोशिश करना। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे जैसे कोई पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा जो उसका डेड हो गया है ना, तो एक चीज़ें उनको अनप्लेजेंट है, वो सेलेक्टिव उसको फॉरगेट करना चाह रहे हैं। कि फिर जैसे कोई आ रहा है जो बोल रहे हैं आप उसके बारे में बात नहीं करो, हम उसको ज़्यादा याद नहीं रखना चाहते, हम इस चीज़ को भूलना जाना चाहते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, डिप्रेशन, मतलब उनकी इच्छाओं को दबा देना, उधर ही उसको ख़त्म करना। जैसे एग्जांपल, कोई पेरेंट्स है, उनका जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई है ना, तो अब वो क्या बोलेंगे, जैसे कोई आएगा तो उसके बारे में बातचीत करेगा जनरली, भाई कैसे हुआ, क्या हुआ, तो बोलेंगे अब हमको उस पर बात नहीं करना है, हम उस चीज़ को अभी भूल जाना चाहते हैं, तो आप इस पर बात मत करो। तो सेलेक्टिव चीज़ों को लेकर के फॉरगेट करना। हो सकता है कुछ अनप्लेजेंट आपका आइडियाज हो, जिससे आपको बार बार याद करने से आपको दुख होता हो, रिग्रेट होता हो, तो उनको आपको भूल जाना। दूसरी चीज आ जाती है इसमें, दूसरा उदाहरण है, एक बच्चा घर पर चोरी करते पकड़ा जाता है, तब वह काफी गिल्ट महसूस करता है तथा उस मेमोरी को दबाकर भूलने की कोशिश करता है। जैसे कोई स्पेसिफिक मेमोरी है, आप चोरी कर रहे थे घर में और घर में चोरी करते समय पकड़ा गए, तो आप उसको क्या भूलने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ का गिल्ट महसूस करेंगे और उस थिंग को बार बार ट्रिगर करेगी, तो आप उसको भूलने की कोशिश करेंगे। ये कहा जाता है आपका रिप्रेशन। उसके बाद आता है आपका डिनाइल। डिनाइल का मीनिंग होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, अस्वीकृति करना, है ना। जब भी हम ऐसे कुछ हमारे साथ कुछ दुखद घटना हो गई है ना, किसी का फैमिली में डेथ हो गया लव वन का, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे किसी ने हमको बोला कि भाई आपका ये हो गया है, आपके जैसे सपोज दैट आपके घर में किसी को हो गया, भाई बहन को, सिस्टर को, तो हमको न्यूज़ मिला ऐसे, तो हम वैसे ही क्या बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हुआ है, तो हम इसको डिनाइल करते हैं, एक ही बार हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है आपका, डिनाइल करना, उसको रिजेक्ट रिजेक्ट करना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाना। या आपको कोई सीरियस डिसीज हो गया है ना, जैसे आपको कोई पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे को, माता पिता है, उनके बच्चे को कोई सीरियस डिसीज हो गया, डॉक्टर ने जस्ट रिसेंटली डायग्नोस किया कि अभी आपके बच्चे को कैंसर हो गया, तो माता पिता हैं वो एकदम से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कैंसर कैसे हुआ, सबसे पहले उसको डिनाइल करेंगे। तो इसकी 3 स्टेज होती है, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, डिनाइल करना, आर्ग्यू करना, रिग्रेट करना, बाद में फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये डिनाइल का एग्जाम्पल है। डिनाइल आए समझ। तो ये सब हमारे अपने आप को मैकेनिज्म के अंदर ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। अब नेगेटिव हैं कुछ, उनके बारे में समझ लेते हैं। कुछ नेगेटिव जो होते हैं उनका हमारे कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का पर्सन के जीवन व संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उन्हें नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, है ना। नेगेटिव मतलब हमारे रिलेशनशिप पर, हमारे ऊपर उसका क्या पड़ रहा है, नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए हमने उनको क्या बोला, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। इधर के जो हमने देखे ये तो चलो ठीक है, पॉजिटिव था। अभी हम जो देखेंगे वो क्या हो गए इधर के आपके नेगेटिव। सप्रेशन नहीं, ठीक है।
हाँ, सप्रेशन इधर है। सबसे पहला है आपका यहाँ पर सप्रेशन, हिंदी मीनिंग होता है इसका समन ना। यह भी सेलेक्टिव फॉरगेटिंग का प्रकार है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर अपने दुख अनुभवों को भूलने का प्रयास करता है। इसमें हम क्या रहते हैं उस सप्रेशन और ये दोनों लगभग एक जैसे ही हमारा रिप्रेशन और सप्रेशन। और जो हमारा सप्रेशन होता है इसमें क्या करते हैं हम उसको जानबूझकर चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं। कोई इसमें एक थिंग नहीं हो सकती है ना, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम जानबूझकर उस चीज़ को सेलेक्टिव फॉरगेटिंग रहता है, उसको हम जानबूझकर जो हमारे दुखद अनुभव होते हैं उन चीज़ को हम भूलने का कोशिश करते हैं। रिप्रेशन और सप्रेशन दोनों लगभग एक जैसी हैं। इसमें वही आएगा जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको। और एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले अपने मित्र के साथ, जैसे अब आप जैसे हो फ्रेंडशिप है और आपका झगड़ा हो गया है, ठीक है, अब आपका एग्जाम होने वाला है तो आपका रोल नंबर 1 के पास एक है ना, तो आप झगड़ा को भूल जाओगे और एक दूसरे से क्या हो कुछ आंसर नहीं आएगा तो उससे पूछने की कोशिश करोगे है ना, चलो जो हुआ ठीक है अभी आंसर बताओ हमको है ना। तो ये क्या हो गया आपका, उस चीज को आपने खत्म कर दिया, सप्रेस कर दिया, राइट। सेकंड हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इस डिफेंस मैकेनिज्म में किसी भी व्यक्ति की इमोशनल फीलिंग किसी दूसरे व्यक्ति या ऑब्जेक्ट जो कि कम खतरनाक हो पर डिस्प्लेस हो जाती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जब ऑफिस में अपने अधिकारी से डांट खाता है, घर आता है तब वह अपनी गुस्सा अपनी वाइफ पर निकालता है। इसमें क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें आपकी जो इमोशनल फीलिंग है ना, ऑब्जेक्टिव जो कि कम खतरनाक हो जाती है। इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया है ना, जब आप जॉब पर थे काम पर थे तो अब आप बॉस को तो कुछ नहीं बोल सकते, पर घर आकर क्या करेंगे अपनी बीवी पर उसका गुस्सा निकाल लेंगे है ना अपने आप को। तो ये क्या होगा, नेगेटिव में आ गया, डिस्प्लेसमेंट में आ गया आपका। इसमें लिखो, इस डिफेंस मैकेनिज्म में किसी भी इमोशनल फीलिंग किसी दूसरे व्यक्ति ऑब्जेक्ट जो कि कम खतरनाक हो उस पर डिस्प्लेस हो जाती है। मतलब डिस्प्लेस होना, उसका जिस जगह पर उसको गुस्सा निकालना तो उसने उधर नहीं निकाला। अब बॉस ने कुछ बोल दिया ऑफिस में तो वो बॉस तो भाई सीनियर है तो उससे नहीं बोल सकता है ना, उस रीजन की वजह से, तो वो घर आके वही गुस्सा फिर अपनी वाइफ पर निकालेगा, वाइफ के साथ झगड़ा करेगा। ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। स्टूडेंट द्वारा टीचर की डांट का गुस्सा अपने छोटे भाई पर उतारना। जैसे स्टूडेंट को क्या किया, टीचर ने डांट दिया तो टीचर के साथ तो झगड़ा कर नहीं सकता, घर गया छोटे भाई को पीट दिया है ना। ये क्या हो गया, अपने गुस्से को डिस्प्लेस कर दिया किसी और पर। उसके बाद आ जाएगा विड्रॉवल, बच निकलने की कोशिश करना, स्केप करना, बच निकलने की कोशिश करना है ना। जब व्यक्ति को किसी असफलता का भय होता है तो वह विड्रॉवल का सहारा लेता है और कठिन परिस्थितियों से भागने का प्रयास करता है ना। जैसे आपने एग्जाम का तैयारी नहीं किया और आपको अचानक बोल दिया जाए कि एग्जाम है कल है ना, और सबको आना जरूरी है, नहीं आओगे तो सबकी पिटाई होगी, तो क्या करोगे, उस दिन आओगे ही नहीं है ना। एग्जाम देने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई और आपको बोला कि भाई आज आपको आना है, और आप उससे क्या करोगे, विड्रॉ करोगे, स्केप करने की कोशिश करोगे है ना। यदि आपको लग रहा है कि इस चीज़ में असफल हो जाऊंगा तो आप उसको स्केप करोगे। जैसे आप इधर पब्लिक गैदरिंग में बैठे हो, अचानक से आपको बुला लिया जाए कि आइए स्टेज पर 2 शब्द आपको बोलना है, अपनी बात रखना है, तो आप क्या करोगे, स्केप करोगे है ना, कि भाई नहीं करना है मुझे है ना कुछ रीज़न बनाओगे, बहाना बनाओगे, उससे बच निकलना है ना। ये क्या हो गया, विड्रॉवल करना, स्केप करना। ये डिफेंस मैकेनिज्म बॉयज में ज़्यादा पाया जाता है। इस डिफेंस मैकेनिज्म में किसी व्यक्ति की इमोशनल फीलिंग किसी दूसरे व्यक्ति ऑब्जेक्ट जो कि कम खतरनाक हो पर डिस्प्लेस हो जाती है। या आप क्या बोलोगे, सर मैंने इसको बुला लो है ना। तो आप दूसरे व्यक्ति पर भी उसको कर सकते हैं, ये बॉयज में ज़्यादा होता है, ऐसा साइकोलॉजी बोल रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए, कोई व्यक्ति
ये हो गया हमारा स्टूडेंट, नहीं सॉरी विड्रॉवल वाला है ना। जैसे परीक्षा में एक दूसरा उदाहरण है, इसमें पेपर में परीक्षा में फेल होने की वजह से आप क्या बोलोगे कि सर मैं बीमार हो गई ना, तो इसके लिए मैं एग्जाम देने नहीं आई। ठीक है, आपने बीमारी का वहां पर बहाना बना दिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर दूसरा आ जाता है आपका प्रोजेक्शन। बनाते हो ना ऐसा बहाना। प्रोजेक्शन में क्या है, इससे फ्लाइट टू चाइल्डहुड भी करते हैं। इसमें पर्सन अपने एज के पर्सन की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि इसमें इसको क्या अनदर लैंग्वेज में हम अनदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, फ्लाइट टू चाइल्डहुड। मतलब कि जो ये लेडीज़ों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में थोड़ा सा इमोशनल हो जाना, सेंटिमेंट हो जाना, बात बात पर रोने लग जाना, है ना। तो अपनी एज से छोटे बच्चों के जैसा बिहेवियर करना, इसमें क्या आ जाता है, रिग्रेशन। किसी ने कुछ बोल दिया, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाना, ये लेडीज़ों में ज़्यादा होता है ना। महिलाओं द्वारा गलती किए जाने पर, कुछ गलती हो गई तो रोना शुरू कर देना। पूछा क्यों रो रहे, तो तुम बोलेंगे कि भाई तुमको ही नहीं पता क्या गलती हुई है, इसीलिए अपसेट हो रहे हैं, है ना। उसके बाद आ जाता है फिक्सेशन। फिक्सेशन में उसको फिक्स करना, स्त्रीकरण, है ना। स्त्रीकरण फिक्सेशन का मीनिंग, इसमें पर्सन एडल्ट होने के बावजूद भी इमेच्योर बना रहता है और उसकी पर्सनालिटी एक विकास बिंदु पर आकर फिक्स हो जाती है। फिक्स मतलब जैसे वर्ड से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, इसमें भी जो पर्सन है वो इमेच्योर रहता है और एक एज पर आकर के जो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है वो मेंटली हो सकता है, तो वो फिक्स हो जाते हैं। भाई इससे आगे हम उसको नहीं बढ़ना, बहुत है अभी, इतना पढ़ लिख लिया, चलो ठीक है ना, अभी कुछ नहीं करना है। बोले घर में खेती किसानी करना है, बहुत इतना पढ़ लिया ना, घर में ऐसे गाँव में बोलते हैं। तो उसकी जो ग्रोथ है वो एक जगह आकर के फिक्स हो जाना। उदाहरण के लिए जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में क्या करते हैं, अंगूठा चूसते हैं, नेल्स वगैरह वाइट करते रहते हैं, और बचपन में तो करते करते हैं, बड़े हो जाते हैं तब भी वही आदत बनी रहती है ना। तो क्यों हंस रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फैंटेसी। फैंटेसी नहीं लिखा है इसमें, ऐड कर लो। वैसे पीपीटी इसमें से लिख लेना है, पूरा नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। 5 मिनट और फिर जाओ। फैंटेसी मतलब जैसे टीनेजर्स होते हैं उनमें 13 से जो 19 के एज होते हैं उनमें डे ड्रीमिंग होती है, बड़े बड़े सपने देखना, ऐसा वैसा, ये जॉब लग जाएगी, लाखों करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बिजनेस करूंगा, है ना, अच्छी लड़की के साथ शादी होगी, 2-3 बच्चे होंगे। ये क्या हो गया, डे ड्रीमिंग, बैठे बैठे सोचते रहना अपने आप में। ये क्या हो गया, दिन में सपने देखना, सपने में अपने आप को रिच पर्सन की तरह देखना। ठीक है, ये फैंटेसी ना। एक बिस्किट भी आता है डार्क फैंटेसी करके, है ना। रिएक्शन फॉर्मेशन का और समझ लो। रिएक्शन फॉर्मेशन में कैसा होता है, जैसे कि एक सास और बहू है, सुनो इधर ध्यान से। सास और बहू है तो जनरली बहू जो है सास को अच्छे से ट्रीट नहीं करती, उसकी अच्छे से बातचीत नहीं करती, उससे गुस्सा रहती है, मनमुटाव रहता है। पर जैसे क्या होता है, घर में कोई मेहमान आते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं, तो वो दिखाने के लिए क्या करती है, ऐसा शो करती है कि लो सासू माँ चाय लो, पानी लो, सब कुछ हाथ पे ला करके देती है, जबकि वो एक्चुअल में वैसी है नहीं है, सिर्फ रिलेटिव आए, मेहमान आए तो दिखाने के लिए शो करना। इसके बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट ही कर रही वो भी, क्योंकि वैसा बिहेव करेगी तो सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये अलग अलग सब है इनका, और पीपीटी वगैरह भेजा है उसमें से देख लो, है ना। और कौन सा रह गया, एक दो, प्रोजेक्शन, डिसोसिएशन, बाकी का कल समझ लेते हैं, अभी घर जाना है। ठीक है, वैसे इतना समझ आया होगा, जस्ट एग्जांपल वगैरह दिया है। ये नेगेटिव में है ये साइड का, ये पॉजिटिव में है। चलो ठीक है।
वीडियो से स्टॉप किया है, कर दूं।